बड़ी खबर हम बता दें, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया है और बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने टीएमसी को जवाब दिया है इस बयान के जरिए और उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहार पर भी तो चुनाव होते हैं। तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का टीएमसी को करारा जवाब है। क्या कहा उन्होंने, ये जरा सुन लेते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं तो क्या कहा जाए कि मंगल को चुनाव नहीं होगा। भाई जो पूजा पद्धति है व्यक्तिगत चीज़ें हैं। कई लोग रोज़ा रखते हुए ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं, कई लोग रोज़ा रखते हुए दिन भर अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो जाकर वोट डालेंगे तो क्या रमज़ान में पहली बार वोट हो रहा है? इस तरह की फ़िरक़ाप्रस्त बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और अन पार्टी के नेता? कम से कम इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो त्यौहार है, पर्व है, वो होते रहेंगे, लेकिन वोट जो है वो भी एक त्यौहार है। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोजीत मंडल टीएमसी से है, सौमित्र खान बीजेपी से और अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी से। अमानतुल्ला जी, आपने सुना शाहनवाज हुसैन को, उन्होंने कहा कि हिंदू भी व्रत के दिन वोट करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, रमज़ान एक महीने का रमज़ान होता है, रमज़ान फ़र्ज होता है। हम भी तो कह रहे हैं कि वोट डालने के लिए मना नहीं है, लेकिन जानबूझ करके ये तो राजनीति हो रही है ना। ये जानबूझ करके वो दिन चुना गया कि मुसलमान कम वोट डालने जाए। अब ये तो गर्मी का ज़माना है, कह रहे हैं ना कि हिंदू भी मंगलवार को वोट करते हैं, तो क्या फिर मंगलवार के दिन भी वोटिंग नहीं होनी चाहिए? फिर तो हर दिन कोई ना कोई समस्या होगी। ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये सबका ख्याल रखें। ये सरकार में हैं, ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन सारे इनॉग्रेशन खत्म होंगे, हम उस दिन जो है उसके बाद जो है हम इलेक्शन की डेट देंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरोप प्रत्यारोप भी इसी के साथ शुरू हो गए हैं। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज साहब, एक जो बड़ा विवाद उठ रहा है बंगाल से कि रमज़ान का महीना होगा और उसका ध्यान तारीखों में नहीं रखा गया, बंगाल के टीएमसी के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये ताज्जुब है कि रमज़ान के महीने में क्या पहली बार चुनाव हो रहे हैं? हमने रमज़ान के महीने में बहुत से चुनाव देखे। रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें खुदा का हुक्म है कि आप सब काम करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए आप रोज़ा रखें। तो जो मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं क्या एक महीने की छुट्टी पे रहते हैं? नहीं रहते। वो मेहनत करते रहते हैं और यही इम्तिहान होता है उसमें। वो नौकरी पे कर जाते हैं तो नौकरी पे भी जाते हैं, अगर मजदूर हैं तो मजदूरी भी करते हैं और उसमें वो रोज़ा भी रखते हैं। तो वोट डालने में कितना समय लगता है? तो वोट डालने जाएंगे, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं। कोई कहेगा कि मंगल के दिन जो है वो वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं होता है? एक बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो साथ नहीं करवाए जा रहे उसको लेकर है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, सभी सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझ करके वहाँ की जनता को महरूम रखा गया है अपनी सरकार चुनने से। नहीं, वहाँ की जनता को लोकसभा के चुनाव में वोट डालना है, पंचायत में भी डाला था उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर चुनाव होंगे। वहाँ की सारी परिस्थिति को देखकर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। अभी हम साथ में नहीं करा पा रहे हैं। एक सवाल मायावती जी ने उठाया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तो बीजेपी ताल ठोक रही है। चलिए, तो हम शाहनवाज हुसैन को सुन रहे थे। मनोजीत मंडल, जवाब दीजिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार रमजान में चुनाव हो रहे हैं। खास करके तो कभी पिछले 3 दशक में तो मेरे को नहीं ये ख्याल में आ रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन रमजान के दिन पर हुआ है। ये इतिहास है। आपके पास अगर कोई जानकारी है? लेकिन मनोजीत मंडल, ये बताइए, उन्होंने कहा ना साफ तौर पर, और ये भी कहा जा रहा है कि जब रमजान का महीना है, क्योंकि ये पहले से तय कार्यक्रम था कि अप्रैल मई में होंगे, जब रमजान रखकर लोग दफ्तर जाते हैं, सारे काम करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? मुद्दों पर राजनीति करिए। जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर राजनीति होनी चाहिए ना। अब चुनाव की तारीखों को लेकर के बयानबाजी हो रही है।
उनका बात मैंने सुन लिया, उत्तर दे रहा हूँ। सब तो काम नहीं करने जाते हैं। जो बूढ़े होते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो तो घर में रहते हैं ना। वो फास्टिंग करेगा, कहीं 70 साल के बूढ़े और बुजुर्ग जो फास्टिंग करेगा, उसके मन में हो सकता है कि हम ठीक है इतना धूप है, हम नहीं जाएंगे फास्टिंग में। ये हो नहीं, उन्होंने तो ये भी तर्क दिया ना कि मंगलवार को हिंदू व्रत रखते हैं, तो क्या मंगलवार के दिन भी वोटिंग ना हो? अरे मंगलवार तो उसको पता ही नहीं है। मंगलवार हर हिंदू कोई व्रत नहीं रखता, ये जनरल एक फेस्टिवल है, इनको पता नहीं चलिए है। सौमित्र खान जवाब दीजिए, क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी दल, कि आप लोगों ने सबका ख्याल नहीं रखा है। सुनिए, मिस्टर मंडल जी बोल रहा है सिर्फ रमजान महीने का। देखिए सबसे बड़ा बात है, बंगाल में आपका जानते हैं शिव गाजन बोलते एक पर्व होता है, एक प्रोग्राम होता है शिव गाजन, जैसे गाजन उत्सव बोलते हैं बंगाल में हम लोग। वहां पे 13 रात्रि 3 डेज 3 डेज आपका वहां पे भूखा रह के वो पालन करता है, व्रत करता है। वहां पे बहुत सारे गांव का आदमी, शहर का आदमी सब व्रत रखते हैं 3 दिन। तो उस टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं तृणमूल वाले, जो बोल रहे हैं रमजान महीना का भी खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं 7 दफा में हो रहा है। ये लोग सिर्फ यही बहाना है कि एक दफा में वोट हो जाए, सबका दखल कर ले, बूथ को दखल कर ले, यही सबसे बड़ा भावना है तृणमूल का। चलिए, सियासत होती रहेगी और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के सियासत हो रही है। चुनाव नजदीक हैं। फिलहाल आप दोनों का हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच टीएमसी नेता सौगत रॉय क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। 7 चरणों में चुनाव हैं, उसे लेकर आप लोग खुश नहीं हैं? हम तो एकदम खुश नहीं हैं। कोई कारण नहीं है कि जहां तमिलनाडु में 39 सीट है, वहां एक दिन में चुनाव हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल में 7 फेज में चुनाव होगा, जिसके कोई कारण नहीं दिखा जाता। ये लगता है कि बीजेपी का दबाव से ऐसा घोषणा किया। इससे फल में, नतीजा में कोई फर्क नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस बहुत ही अच्छा करेगा पश्चिम बंगाल से, लेकिन इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगा। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 38 दिन तक चुनाव प्रक्रिया चलेगा। इससे लोगों को दिक्कत होगा और रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। जो मुसलमान भाई है वो सारा दिन उसको रोजा करने पड़ेगा। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना उसके लिए मुश्किल होगा। तो हम इससे बहुत नाखुश है और हमारे पार्टी के स्पोक्समैन तो इसके बारे में बताया। हम अभी तक तय नहीं किया कि इसको लेके फिर चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि नहीं, लेकिन हम नाखुश है ये तो हम पब्लिकली बता सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति तो नहीं? पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की राजनीति करती रही है तृणमूल कांग्रेस। 30% माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको खुश करने की कोशिश तो नहीं? हमारा कोई राजनीति नहीं है। हमारा शक है कि इसमें कोई बीजेपी का राजनीति का प्रभाव तो नहीं पड़ा। वो लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितना देर से चुनाव हो उतना ही अच्छे हो। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और हम आशा करते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से ही इसका फैसला किया, लेकिन लोगों को कठिनाई होगा, दिक्कत होगा और ये हम बताएंगे। 23 तारीख को इसकी गिनती होगी, अंतिम 23 मई को उस दिन चुनाव नतीजे आएंगे। इस बीच में रमज़ान का भी समय आ रहा है। इसमें लोगों को दिक्कत तो अवश्य होगी, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का एक उत्सव है और ये भी त्यौहार की तरह से है, तो इसको त्यौहार के रूप में सब लोग लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर उसको अवॉइड किया जा सकता था तो उसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए थी। भी मानता है, जानता है, और मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। जनता चाहती है कि ये नए भारत का जो उदय हुआ है
ये लगातार आगे बढ़ता रहे और भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बन जाए। नहीं, चुनाव तो नियत समय पे हो रहे हैं, जो तारीख है उन्हीं में हो रहे हैं, उसमें कौन सी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए हैं। मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि 6 मई, 12 मई और 19 मई को रमजान के समय मतदान होगी, जिसकी वजह से रोजेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ख्याल रखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चाहिए था। मौलाना फिरंगी महली ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग भी की। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि आपने चुनाव की डेट अनाउंस तो कर दी, मगर रमज़ान अल्लाह का मुक़द्दस महीना है, इसको हम शहरुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का महीना है। और कम से कम इस वक्त रमज़ान में मुसलमान भाई भी वोट देने के लिए निकलते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगती है, वो भी मतदान केंद्रों पर जाते हैं और रोज़े का आलम है, महीना ज़ाहिर बात है जिस तरीके से है, तेज़ गर्मियाँ हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग इसकी तारीख़ को चेंज कर दे और इसकी तारीख़ को चेंज करके ऐसी तारीख में रखे कि रमज़ान न पड़े। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और विपक्षी पार्टियां इस पर तरह तरह के सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं। सर, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री का और विपक्ष की अन्य पार्टी का कहना है कि रमज़ान के महीने के दौरान चुनाव हो रहा है, इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जो लोग इस मानसिकता के हैं कि किसी न किसी चीज़ में गलती निकालनी है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले चुनाव 2014 के चुनाव जो थे, उसमें पहला चरण वो 7 अप्रैल को था। अब की बार 11 अप्रैल को है। अब की बार क्योंकि 11 अप्रैल को है तो इसलिए आखिरी चरण उसकी डेट आगे है। अगर आप जिस तरीके से इसका विश्लेषण करें, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आपकी बार किया है, अब की बार जिस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग की, वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। अब रमज़ान का महीना पहले आ गया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तो कोई गलती नहीं है, ना किसी और चीज़ की गलती है कि उन्होंने देखा कि हाँ जी, रमज़ान का महीना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, अब की बार थोड़ा जल्दी है। सर, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी की रैलियां खत्म हो गई और जो सारे शिलान्यास से वो खत्म हो गए, उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले बार कौन सी तारीख को पहला चरण था, आपकी बार कौन सी तारीख, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और हर सरकार जो इससे पहले रही है, वो कोशिश करती रही कि जल्दी अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, जितने अपने काम है उससे पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि आचार संहिता के बाद नहीं होगा। अभी तो प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैलियां शुरू होनी है, अभी हुई कहाँ है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि उसका असर तो जाहिर सी बात है, आप समझते होंगे, देखने को मिलेगा। तो मुद्दा क्या रहेगा सर? ये अंतिम सवाल है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या चुनाव में सर चढ़कर बोलेगा? बीजेपी इसको उठाएगी, क्योंकि आप भी पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, मुद्दा विकास है, मुद्दा गरीब कल्याण है, मुद्दा किसानों की परवाह है, मुद्दा लोगों तक गैस, बिजली, पानी पहुंचाना है, मुद्दा महंगाई को कंट्रोल करना है। ये है मुद्दे। राष्ट्र की सुरक्षा तो हमेशा मुद्दा होता है, हर इलेक्शन के अंदर मुद्दा होता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा और उसमें किस तरीके से सरकार निर्णायक रही, ये तो जनता को दिखता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। आरजेडी ने भी बिहार में होने वाले 7 चरण चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं।
चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। तिवारी जी, 7 चरण में चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, तैयारी तो हमारी जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना लंबा चुनाव कराने का मकसद क्या है, सिवाय इसके कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी को भाषण करने का अधिक से अधिक मौका जो है आप दे रहे हैं। अब बिहार में पिछली दफ़ा 6 चरण में हुआ था, इस बार आप 7 चरण में करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 6 चरण में हुआ था, और बंगाल में 5 चरण में हुआ था, आप 7 चरण में करा रहे हैं। कर्नाटक में 28 सीट है, वहाँ 1 चरण में हुआ था, इस बार 2 चरण में करा रहे हैं। 39 सीट तमिलनाडु में है, वहाँ 1 चरण में करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बात जो है समझ में नहीं आती है। चुनाव आयोग जो है किसकी मदद करना चाहता है? हमारे यहाँ बिहार में मान लीजिए एक ज़माने में नक्सल आंदोलन था, उसके चलते कई इलाके में हिंसा का डर रहता था, तो आप उसको स्प्रेड करके करते थे। अब तो वो स्थिति भी नहीं है। तो पिछले चुनाव में 6 था, तो इस बार आपने 7 कर दिया। 5-5 क्षेत्र का एक जगह करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जिसका अंतिम चरण में है, जिस उम्मीदवार का, कहीं भी उसकी क्या गति होगी भाई? कितना खर्च पड़ेगा उसको, कितनी तबाही होगी, कितनी परेशानी होगी? तो चुनाव आयोग जिस ढंग से कर रहा है, और सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इस देश में, जिनके सहारे हमारा लोकतंत्र चल रहा है, जिसके सहारे हमारा प्रशासन शासन चल रहा है, सबका ऐसा सबके साथ जो है ये किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी पर खतरा है। अब हमने चुनाव आयोग से कहा है कि भाई जिस ढंग से उन्माद फैलाया जा रहा है, इसमें तो पॉलिटिकल कोई इशू आएगा ही नहीं, जनता की कोई समस्या आएगी ही नहीं। आप जो है एकदम देशभक्ति के नाम पर आप जो है, कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप कहते हैं कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, आप कहते हैं आप एयरफोर्स का मनोबल गिरा रहे हैं। अब ये इस तरह से चुनाव तो नहीं हो सकता है। आप 2014 में आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, हम किसानों के आय में भी बढ़ोतरी करेंगे, 15-15 लाख रुपया सबको हम दे देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि 2019 में जब आप 5 बरस के बाद चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आप जनता को बताते कि जो वादा आपने 2014 में किया था, आपने कितना पूरा किया, और अगले 5 बरस के लिए आपके पास क्या योजना है। आप उसके नाम पर वोट मांगते, तो वोट मांग रहे हैं आप जो है उन्माद पैदा करके। तो इलेक्शन कमीशन अगर इसकी इजाज़त देगा कि लोग भावनात्मक शोषण करके लोगों का, हमारे जैसे लोग मानते हैं कि इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ जो है देशभक्त लोग हैं। अगर किसी के खिलाफ अन्यथा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो आप जो है देश को बांट रहे हैं 2 हिस्से में। एक को कह रहे हैं कि देशभक्त है, दूसरे को आप कह रहे हैं देशद्रोही है। तो इस तरह से जो चुनाव हो रहा है, और एकदम खुलेआम जो है हो रहा है। पिछले बार भी जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा, करैना में चुनाव होने वाला था, 48 घंटा पहले से चुनाव अभियान बंद हो जाता है, और बगल में जिस दिन वोट पड़ने वाला है उसके 1 दिन पहले बगल में बागपत में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ भी चुनाव आयोग अगर बराबरी का मौका नहीं देता है, दिलवाने का प्रावधान नहीं करता है मीडिया में, तो फिर कैसे लड़ाई हो? प्रधानमंत्री जी भाषण करते हैं, हर चैनल उनका लाइव दिखाता है, अपोजिशन। बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर 5 राउंड में चुनाव करवाने का ऐलान किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव टाल दिया, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर पाकिस्तान, आतंकवाद और हुर्रियत के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी विधानसभा चुनाव टालने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव को टालना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव टालना नागवार लगा। उन्होंने पीएम मोदी को घेरा, ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न करवाने की विफलता के बाद मैं अपने पुराने ट्वीट रीट्वीट करूंगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवादी और हुर्रियत के सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत खूब मोदी साहब, 56 इंच का सीना फेल हो गया। We raised the issue of Jammu Kashmir. Rajnath Singh ji
give an assurance to the floor of the House that the election of Jammu Kashmir will conduct very soon, mostly along with the parliament election. Therefore, why the government is running away from conducting the election from Jammu and Kashmir? Because J&K is very much part and parcel of Indian scenario. Then the entire country needs a democratic government in Jammu and Kashmir. It is a need of the hour. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी चुनाव टालने पर भड़क गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोगों को सरकार का चुनाव नहीं करने देना लोकतंत्र के विचार का विरोध है। ये लोगों को अलग करने के लिए समय खरीदने की रणनीति भी है। ये एक तारीखी गलती है, तारीख गवाह होगी, इसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये उन ताकतों के आगे सजदा करना है जो ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं। अगर भारत को मजबूत करना है तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करना है और इन ताकतों के साथ लड़ने के लिए ये जरूरी था कि इस वक्त इंतखाबात करवाए जाते और उनको भी एक कड़ा मैसेज दिया जाता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा की त्राल में चल रही मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी मार गिराए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन जैश के कमांडर मुदस्सिर को मार गिराया। मुदस्सिर वही आतंकी है जिसने 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के लिए आईडी प्लांट किया था। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमलों की साजिश रचने वालों में से मुदस्सिर एक था। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला और दिल्ली से अमित पांडे। सबसे पहले हम रिफत के पास चलते हैं। रिफत, 3 आतंकवादी मारे गए हैं, बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात को ही एनकाउंटर खत्म हो गया और 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो है पुष्टि आर्मी ने की है। और ये बताया जा रहा है कि एक तो मुदस्सिर जो है वो जैश का कमांडर था और साथ ही सज्जाद एक और मिलिटेंट था। और सज्जाद के बारे में यही बताया जा रहा है कि उसकी गाड़ी जो है उसका इस्तेमाल किया गया था उस धमाके के लिए जो पुलवामा में सीआरपीएफ पे अटैक हुआ। और साथ ही अगर हम मुदस्सिर की बात करें, काफ़ी टाइम से मुदस्सिर एक्टिव था, मुदस्सिर खान, और उसका ताल्लुक जैश से था और जैश का कमांडर बताया जा रहा है। कुल मिला के 3 मिलिटेंट मारे गए। कल दोपहर को यह एनकाउंटर शुरू हुआ था और रात देर गए तक ये एनकाउंटर जारी रहा और बाद में आर्मी ने पुष्टि की कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें से एक मुदस्सिर खान बताया जा रहा है और दूसरा सज्जाद अहमद। सज्जाद के बारे में जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक इको गाड़ी के बारे में जो बताया गया था कि इको गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है पुलवामा अटैक के लिए, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि वो उसमें मुलव्वस था और उसके दूसरे दिन ही उसने जैश ज्वाइन किया। तो ऐसे में अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, हर तरफ से जो है तलाश थी मिलिटेंटों की, तो ये कहा जा सकता है जिस तरीके का आरोप उन दोनों पे है कि उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था इस धमाके में। हालांकि आदिल जो था जिसने ये कार बॉम्ब किया था और वो उसी दिन मारा गया था, उसके जो है उसी में मौत हुई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट खासतौर से मुदस्सिर और सज्जाद का उस धमाके के साथ था, उस सुसाइड बॉम्बर के साथ था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें से 2 वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उस अटैक के साथ रहा है। बिल्कुल, अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, सज्जाद और मुदस्सिर का मारा जाना, इससे पहले कामरान भी मारा गया था, लेकिन ये बड़ी कामयाबी तो है सुरक्षा बलों के लिए। चिंता की बात यह भी है कि जो ये मारे गए हैं ये स्थानीय थे। ये जो मारे गए हैं ये उसी लोकल मॉड्यूल का हिस्सा है जिन्होंने पुलवामा हमले में मदद की थी और इसमें करीब 20 से 25 सदस्य हैं इस पूरे के पूरे लोकल मॉड्यूल में, जिसमें से 7-8 कोर मेंबर हैं, बाकी के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। और मुदस्सिर जो मारा गया है वो इन कोर मेंबर्स में से एक था और न केवल पुलवामा वाहन आत्मघाती हमले का ये सूत्रधारों में से एक था, बल्कि आने वाले दिनों में अन्य बड़ी वारदातों को भी इसको अंजाम देने की योजना थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, करीब 1 हफ्ते पहले, त्राल में एक आईडी धमाका हुआ था, उसके पीछे भी मुदस्सिर का ही हाथ था। विशेषता ये थी मुदस्सिर की कि वो आईडी एक्सपर्ट था, एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा करता था और न केवल एक्सप्लोजिव्स का वो इस्तेमाल करता था बल्कि युवाओं को ये ट्रेनिंग देता था कि कैसे उनको खतरनाक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक ट्रेंड का उजागर हुआ है, बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। और अब जिन युवाओं को उसने ट्रेन किया है,
कैसे उसको ट्रेनिंग दी है, उसको बस करना, उसका उनको नस्ते नाबूद करना, ये सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी बिल्कुल चुनौतियां तो हैं अमित जो आप बता रहे हैं, लेकिन पुलवामा हमले के बाद 1 महीने के अंदर इन आतंकवादियों को मारा जाना बड़ी कामयाबी। फिलहाल आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार आने का दावा किया है। सीएम योगी का दावा है कि बीजेपी यूपी में 74 से अधिक सीट जीतेगी। देश में आम लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ है और मैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जो तिथियां घोषित हुई हैं, मैं इसके लिए इन तिथियों का स्वागत करता हूं। हमारा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का जो सुदृढ़ आधार मोदी जी ने तैयार किया है, यह न्यू भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। बुआ बबुआ उसमें अजीत सिंह भी आ गए हैं, क्या कहेंगे इस गठबंधन को? और वो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्व गठबंधन या महागठबंधन के रूप में है। इस महामिलावट को देश स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने अराजकता को झेला है, भ्रष्टाचार को झेला है, तबाह होती हुई जिंदगियों को उत्तर प्रदेश में देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता और इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर। क्या लगता है आपको कि 2014 का जो परिणाम था उससे भी प्लस होगा, वो इतिहास दोहराएगी बीजेपी? मैंने कहा ना, 74+ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अमेठी और आजमगढ़ की सीट भी जीतेगी। अखिलेश यादव मायावती लगातार कह रहे हैं चुनाव करीब आ रहा है तो शिलान्यास और उद्घाटन, मेट्रो पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने विकास किया ही नहीं उनको विकास के बारे में चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर बेहतरीन कार्य किया है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो मेट्रो का हो, हाईवे का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रैपिड रेल का हो, उड़ान योजना के अंतर्गत आपके एयर कनेक्टिविटी का हो, या उस हर एक क्षेत्र में जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बेहतरीन वो प्रस्तुत किया हो, ये सारी चीज़ें आज देश के सामने हैं। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत अच्छा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ कैसे निपटती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका उदाहरण है। ये देश इसका अभिनंदन करता है और हमें पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और मंदिर मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विगत 1.25 वर्ष के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक परसेप्शन के साथ पब्लिक इन चुनावों में स्वयं इसको मुद्दा बनाएगी।